Hello students. So in this part I will discuss about the next chapter of class 10th biology, reproduction in organism. So at first we know the meaning of reproduction. What is reproduction? Reproduction is a biological property. Is biological property is biological property through which an organism produces young ones similar to their selves, through which an organism produces young ones produces young ones similar to their selves, similar to their selves. So व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है. देन व्हाई रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज नीड? रिप्रोडक्शन इज नीडेड बिकॉज द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड. लाइफ स्पैन इज फिक्स्ड. सो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल of life an organism dies, and after his death the species will be lost. So to maintain the species continuity, preserve the germplasm, or to maintain species continuity, the process of reproduction is required. So अगर सबके सब मर जाएंगे तो फिर हमारे पास एक एक करके सारी स्पेसीज खत्म हो जाएगी. तो फिर कैसे हम लोग जान पाएंगे कि हमारे पास ये डाइवर्सिटी थी और कैसे ये पूरा हमारा इन्वायरमेंट रन करेगा? ये संभव नहीं. इसलिए हमें हर एक स्पेसीज को बचा कर रखना है, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना है. इसलिए हमारे पास रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होता है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल reproduction. There are mainly two types of reproduction: asexual reproduction and second is sexual reproduction. Second is sexual reproduction. Before we start types of reproduction, we have to understand a term, and that term is cell division. So first, before type of reproduction, I will discuss about cell division. How a cell divides to form similar cells. Suppose this one is a cell. This contains cytoplasm, nucleus. अब ये सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो सेल का फॉर्मेशन करेगा. सपोज ये सेल डिवाइड कर गया और डिवाइड करके इसने दो सेल का फॉर्मेशन किया. इसके पास ये न्यूक्लियस, इसका ये साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ यहाँ पर हो गया. ये सेल जो डिवीजन करके बना, ये सिमिलर है एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. दिस इज पेरेंट सेल और ये पेरेंट सेल जैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही आपने ये दो सेल का फॉर्मेशन किया. दिस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड डॉटर सेल. सो कैसे ये पॉसिबल हुआ कि जैसे पेरेंट थे एग्जैक्टली वैसे ही सेल्स का फॉर्मेशन किया? तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस जानने होंगे, और वो इंफॉर्मेशन ये कि इस सेल के पास एक न्यूक्लियस है. द सेल contains a nucleus. In the nucleus of the cell, chromosome is present. Another term is chromosome. In the nucleus of cell, chromosome is present. Chromosome is colored thread. This term was introduced by Valdier, a scientist, and this is colored thread which is present in the nucleus. This colored thread chromosome is mainly made up of DNA
and protein. This colored thread is mainly made up of DNA and protein. And another important thing is that the chromosome number of each and every species is specific. Chromosome number of species is specific. स्पेसिफिक का मतलब ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पेसीज इज स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम है, या इसके पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम है। एक एक टर्म को समझेंगे। तो ये चाहे कहीं का भी ह्यूमन बीइंग हो, पूरे वर्ल्ड का, सबके पास इतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर स्पेसीज स्पेसिफिक होता है एक स्पेसीज के लिए। एक स्पेसीज किसको कहते हैं? व्हाट इज स्पेसीज? स्पेसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, उसे स्पेसीज कहते हैं। जैसे इंडिया में ह्यूमन बीइंग है, यहाँ के मेल फीमेल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया से कोई फीमेल अगर यूएस जाती है, वहाँ पर उसका मैरिज होता है, तो वहाँ के मेल के साथ वो रिप्रोड्यूस कर रही है, नए बेबी को प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑल आर स्पेसीज बिकॉज दे कैन इंटरब्रेड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस यंग वंस, फर्टाइल यंग वंस, ठीक है। वो स्पेसीज है। जैसे कैट की जितनी भी वैरायटी है सब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डॉग की जितनी वैरायटी है सब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। क्लियर? सो स्पेसीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इस क्रोमोसोम के पास जो डीएनए है, दिस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब डीएनए एक क्रोमोसोम के पास, सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के पास डीएनए कितना, तो ये डीएनए इसका डबल थ्रेड है इस डीएनए के पास, तो ये इसके पास ये डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए के वैल्यू को अगर हम काउंट करें तो इसमें 2 धागे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2C। इसको लिख दिया 2C। 2C क्रोमोसोम मतलब दो स्ट्रैंड वाला डीएनए किसमें प्रेजेंट है? इन 1 क्रोमोसोम, ये प्रेजेंट है। क्रोमोसोम को हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्रोमोसोम हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आपने जिस भी ऑर्गेनिज्म का लिया, उसका जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स रहेगा। अब आगे देखते हैं। हमारे पास ये एक सेल है, पेरेंट सेल, इससे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और एग्जैक्टली ऐसे ही डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जैसा कि ये पेरेंट था। तो कैसे इस पेरेंट ने सेम डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया? तो सारे फीचर्स रेगुलेट करता है हमारा क्रोमोसोम। ऑल द फीचर ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटेड बाय दिस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अगर इसके पास, मान ले कि इसके पास क्रोमोसोम 46 है, तो इसी के जैसा ये सेल बना, इसका मतलब इन दोनों के पास भी 46 क्रोमोसोम ही होगा, तभी एग्जैक्टली ये इसके जैसा बनेगा। तो ये कैसे संभव है कि इसके पास 46 क्रोमोसोम है और ये डिवाइड करके ऐसा ही क्रोमोसोम वाला 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है? ये तो सिर्फ तब संभव है ना जब ये 46 डबल हो जाए, और जब डबल हो जाएगा तो ये हाफ 2 सेल्स को दे सकेगा। तो यहाँ पर जब कोई सेल डिवीजन करता है तो डिवीजन के दौरान कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन में, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक्चुअली हमें सेल्स में बिना क्रोमोसोम नंबर को चेंज किए मेन द हेरिडिटरी पार्ट, यानी जो हमारे फीचर का रेगुलेशन करता है उसको हम क्रोमोसोम तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो फीचर का रेगुलेशन कर रहा है दैट इज डीएनए विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। सो मेन हेरिडिटरी पार्ट इज डीएनए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक। इतना आपको जानना है, क्रोमोसोम नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? सपोज ये एक सेल और इसका ये डीएनए है,
इस डीएनए के साथ जब कुछ प्रोटीन एसोसिएट होते हैं तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डीएनए से मतलब है, बिकॉज द रेगुलेटरी पावर इज प्रेजेंट इन डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए, ना कि क्रोमोसोम में जो प्रोटीन है उसका कोई रोल है हेरिडिटी में। तो इस डीएनए को हम क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं कर सकते, तो डीएनए तो कर सकते हैं ना। तो सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और ये डीएनए का रेप्लिकेशन एक बहुत खास अनोखे तरीके से होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए के धागे से डीएनए को डबल कर देना। सपोज ये डीएनए का एक धागा है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है कैसे? डीएनए के फॉर्मेशन में होता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, यानी DNA is made up of a small unit and this unit is called, DNA is full form of DNA is deoxyribose nucleotide, है ना। तो ये शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है। इस इतने स्ट्रक्चर को कहते हैं, इतना मिलकर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इसके पास जो शुगर है, दिस शुगर इज, इस शुगर का नाम क्या है? शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर के क्या बना? न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन होगा तो हमारे पास कई न्यूक्लियोटाइड अगर मिलेंगे तो ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बन जाएगा? हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होगा। सो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का फॉर्मेशन शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। द टाइप ऑफ शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। अभी नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट तो समझ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस आपको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी डिटेल नहीं करेंगे तो फिर एक आध क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हमें करना पड़ेगा, और वो डिटेलिंग ये कि हमें नाइट्रोजनस बेस को, शुगर क्या था तो शुगर समझ में आया, शुगर एक टाइप था और वो टाइप था डीऑक्सीराइबोज, और साथ में फॉस्फेट है और साथ में नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में प्रेजेंट है, ये दो टाइप का है। अभी आपको सिर्फ नाम समझना है, ज्यादा नहीं। प्यूरिन एंड पायरीमाइडिन। प्यूरिन एंड पायरीमाइडिन। प्यूरिन दो टाइप का होता है, वन इज एडेनिन एंड सेकेंड इज गुआनिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और गुआनिन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और पायरीमाइडिन जो डीएनए में प्रेजेंट है, ये दो है, वन इज थायमिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, एंड अनदर इज साइटोसिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसके अलावा एक और पायरीमाइडिन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पायरीमाइडिन डीएनए में नहीं होता है, और उस पायरीमाइडिन का नाम है यूरेसिल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, एंड इट इज फाउंड इन आरएनए। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है क्योंकि आरएनए के पास थायमिन नहीं होता, तो इसके बदले में आरएनए के पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है स्ट्रक्चर? अब खास बात यह है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा डीएनए का धागा ऐसे, हमेशा ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होता है। अगर इस धागे को थोड़ा स्ट्रेट करके आपको दिखाएं तो सपोज ये एक धागा है, एक दूसरा धागा है। इस धागे में शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस ऐसे लगा हुआ रहता है। ये दूसरा धागा है, डबल हेलिकल है, दोनों में एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी ऐसे शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और ऐसे ये
फॉस्फेट। अगर इस धागे में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो इसके अपोजिट साइड में जो थ्रेड है इसमें नाइट्रोजनस बेस हमेशा थायमिन होगा, यानी एडेनिन प्यूरिन की पेयरिंग होगी पायरिमिडिन के साथ, एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन ऑलवेज एंड गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसाइन एंड वाइस वर्सा। मतलब ए टी के साथ पेयर करेगा या टी ए के साथ पेयर करेगा, जी सी के साथ पेयर करेगा या सी जी के साथ पेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ पेयरिंग जो फिक्स है डीएनए में, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये बैकबोन है जेनेटिक्स का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगर डीएनए नहीं शो करता तो डीएनए हमारे किसी फीचर का रेगुलेशन भी नहीं कर सकता। तो डीएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, इसी के कारण डीएनए हमारे बहुत सारे फीचर्स को रेगुलेट कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, और ऐसे हमारे सारे फीचर्स को रेगुलेट करने के लिए हेरिडिटरी मटेरियल बन सकता है। फटाफट इसको नोट कर लो। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन, थायमिन पेयर्स विथ एडेनिन, बॉन्ड यहाँ रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये टाइप पेयरिंग जिसमें ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी एंड वाइस वर्सा एंड जी ऑलवेज पेयर्स विथ सी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम लोग फिर से सेल डिवीजन में जाते हैं, क्योंकि बिना सेल डिवीजन समझे आपका रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा, और जो मेन क्वेश्चंस आएंगे जो डिफिकल्ट लगेंगे वो इसी पर बेस्ड होगा, इसलिए इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है। अब आ जाओ मुद्दे पर। हमारा ये सेल था, इसने सपोज इसके पास 4 क्रोमोसोम थे न्यूक्लियस में, इसने 2 सेल का फॉर्मेशन किया, दोनों सेल एग्जैक्टली सेम है, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम आया, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम आया। कैसे ये पॉसिबल हुआ? हाउ? तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। इसके पास सपोज ये डीएनए था, इस डीएनए का रेप्लिकेशन किया गया। रेप्लिकेशन किया गया मतलब इस डीएनए को देख के आपने नया डीएनए सिंथेसाइज किया। तो पहले जब भी डिवीजन नहीं हुआ था वहां पर याद करो क्या लिखा था, 1 क्रोमोसोम, डीएनए कितना 2C, 2C मतलब 2 स्ट्रैंड, इसको 2N भी लिख सकते हैं, 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड 1 क्रोमोसोम के पास था बिफोर डिवीजन। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमने डीएनए के दोनों थ्रेड को खोल दिया। सपोज यहाँ पर A है, यहाँ पर G है, यहाँ पर फिर A है, फिर यहाँ पर T है, कुछ भी यहाँ पर C है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में इस स्ट्रैंड पर क्या होगा बताओ? A है तो यहाँ पर T होगा ना, G है तो यहाँ पर C होगा ना, A है यहाँ पर तो T होगा, और T है तो A होगा, C है तो G होगा। इनको खोला कैसे? तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कुछ एंजाइम की हेल्प से ब्रेक कर दिए, जिसके कारण ये दोनों धागे खुल के अलग हो गए। चूंकि डीएनए में टेंडेंसी है कि ये हमेशा 2 थ्रेड के फॉर्म में रहता है, तो जैसे ये अकेला सिंगल थ्रेड होगा फटाफट ये क्या करेगा, एक नए थ्रेड को सिंथेसाइज कर लेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर सारा सामान प्रेजेंट है जिससे नया थ्रेड बन सकता है। तो नया थ्रेड एक यहाँ पर बन जाएगा और एक नया थ्रेड ऐसे इधर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? T, यहाँ पर क्या आ जाएगा? C, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, इसलिए अपने आप सारे न्यूक्लियोटाइड आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? A, यहाँ पर क्या आ जाएगा? G, यहाँ पर क्या आ जाएगा? A, यहाँ पर क्या आ जाएगा? T, यहाँ पर क्या आ जाएगा? C। और इस तरह से दिस प्रोसेस इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये दोनों थ्रेड एक पॉइंट पर जुड़े हुए रहेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों थ्रेड जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि ये जैसे ही अलग होंगे ये अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे और हमें क्रोमोसोम नंबर को फिक्स रखना है।
तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो इसको हमने एक पॉइंट पर अटैच किया। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको कह दिया सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के पास कितने डीएनए हैं, क्रोमोसोम कितना है? क्रोमोसोम तो अभी चेंज नहीं किया क्योंकि आपने सेंट्रोमियर से जोड़ दिया, तो क्रोमोसोम अगर 1 था तो 1 ही है, लेकिन डीएनए कितना है बताओ? डीएनए आपका पहले 2C था, 2 धागे थे, अब 1 2 3 4, अब ये क्या हो गया 4C हो गया। अब फीचर का रेगुलेशन इसे ही करना है और इसको आपने 2 टुकड़े में दो डबल करके रख लिया। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के दौरान हम इस सेंट्रोमियर को तोड़ देंगे। सेल जब डिवीजन करेगा तो इस सेंट्रोमियर को हम तोड़ देंगे। जब सेंट्रोमियर को तोड़ देंगे तो हमारे पास एक सेल बनेगा और हमारे पास दूसरा सेल बनेगा। इस एक सेल के पास भी क्या गया 2 स्ट्रैंड डीएनए के, इस सेल के पास भी क्या गया 2 स्ट्रैंड डीएनए के, 1 क्रोमोसोम विथ 2C एंड 2C डीएनए, और ये भी इसके पास भी क्या 1 क्रोमोसोम विथ 2C डीएनए। ऐसे जितने क्रोमोसोम है अगर आपने 4 लिया है तो सबको इसी तरह से डबल करेंगे और डबल करके आधा करके इसको देंगे और इसको देंगे। हाँ, तो जैसे पेरेंट थे वैसे ही डॉटर्स का आपने फॉर्मेशन किया। ये डिवीजन जो अभी आपने देखा जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, दिस इज माइटोसिस। दिस इज माइटोसिस डिवीजन। अब आप टाइप में आइए। टाइप क्या था? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, मीन्स asexual reproduction requires a single parent, either male or female gives rise to offspring। एक ही पेरेंट है जिससे मेल और फीमेल, चाहे मेल है या फीमेल है, इससे मतलब नहीं कि वो क्या है, लेकिन एक पेरेंट है तो वो क्या कर सकता है ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यूनिपेरेंटल। अभी इसका जरूरत पड़ेगा, अभी तुरंत देखना। यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, इधर मेल और फीमेल। सेकेंड फीचर इज ओनली माइटोसिस डिवीजन अकर्स। माइटोसिस अभी आपने समझ लिया, ओनली माइटोसिस डिवीजन अकर्स, ओनली माइटोसिस डिवीजन अकर्स। चूंकि एक ही पेरेंट से सारा नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो कोई दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग बने हैं वो ऑलमोस्ट पेरेंट के जैसे बने हैं। तो यहाँ पर नो वेरिएशन अकर्स, नो वेरिएशन अकर्स। Parents are generally, offsprings are generally क्लोन्स। क्लोन्स मतलब कार्बन कॉपीज, कार्बन कॉपीज। अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन कॉपीज लिख तो दिया आपने क्लोन्स हैं, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन के चांस नहीं? ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसका आंसर नो नहीं लिख सकते कि कोई वेरिएशन के चांस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस होता है, और एंजाइमेटिकली कोई भी प्रोसेस जो एंजाइम से कंट्रोल होता है उसमें माइल्ड वेरिएशन के चांसेस बचे रहते हैं, यानी वो हल्का फुल्का वेरिएशन कर सकता है। सो हम लिख तो देते हैं क्लोन्स है। क्लोन्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ये बहुत सिमिलर पेरेंट के जैसा बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 100% कार्बन कॉपीज नहीं कहा जा सकता, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है और कोई भी एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस 100% कार्बन कॉपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसलिए स्लाइट
या माइल्ड वेरिएशन हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बनाता है, लेकिन अगर सेक्सुअल की तुलना में कंपेयर करें वेरिएशन तो यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं कि ये क्लोन्स को फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब चूंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, तो ऑब्वियस है कि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, asexual reproduction occurs in bacteria, protozoa, hydra, एक्सेट्रा। यानी बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग में, कैट में, डॉग में, इन सब में आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखते। जो सिंपल है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर भी है, तो बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसमें ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख पाते हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Types of asexual reproduction. First is fission. Second is budding. Third is fragmentation. Fourth is regeneration. Fifth is spore formation. सिक्स्थ को टाइप नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कई टाइप एडिशनल हैं, आपको उतना पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग उतना नहीं लिखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, पार्थेनोजेनेसिस, ये सब एसेक्सुअल मोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। फिजन मतलब स्प्लिटिंग। अगर एक सेल स्प्लिट कर जाता है टू और मोर देन टू हाफ्स, यानी एक सेल के डिवीजन से दो या दो से ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देन इट इज फिजन। अगर एक सेल डिवाइड करके टू सेल्स का फॉर्मेशन करे, देन इट इज बाइनरी फिजन। और अगर मोर देन वन सेल का फॉर्मेशन करे, देन इट इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में सपोज ये एक अमीबा है, ये अमीबा डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया, तो बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा। ये यूग्लिना है, यूग्लिना डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये यूग्लिना में। पारामीशियम डिवाइड कर गया, पारामीशियम डिवाइड कर गया और डिवाइड करके दो पारामीशियम का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये पारामीशियम में भी। तो बाइनरी फिजन हमारे पास अमीबा, यूग्लिना, पारामीशियम इन सब में होता है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में जो पेरेंट है, पेरेंट दो हाफ में टूट जाता है, यानी पेरेंट डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। ब्रीफ में फटाफट सुनेंगे, फिर इसका डिफरेंस करेंगे। मल्टीपल फिजन क्या होता है? तो अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, अमीबा में अनफेवरेबल सीजन में, या फिर एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसके कारण मलेरिया डिजीज होती है। प्लाज्मोडियम में, इन सब में मल्टीपल फिजन होता है। कैसे होता है मल्टीपल फिजन? तो ये इसका सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, बाहर का कंडीशन अनफेवरेबल है या फिर इसको अपने नंबर को बहुत बढ़ाना है, तो इसका न्यूक्लियस बार बार डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, बार बार ढेर सारे
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, यानी 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, और इस तरह से एक सेल के अंदर में ये था एक न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस ने सिर्फ डिवीजन किया अभी और हजारों न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। इनके चारों तरफ में साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया और कई सारे सेल्स बन गए, इसलिए मल्टीपल फिजन है। और जब फेवरेबल सीजन आया या जब इसको यहाँ से रिलीज करना हुआ तो ये ब्रस्ट कर गया और ब्रस्ट करके सारे न्यूक्लियाई को इसने बाहर रिलीज कर दिया, तो एक साथ कई सारे डॉटर्स बन गए, सो इट इज मल्टीपल फिजन। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस, डिफरेंस तो बहुत है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन बिसाइड सम कॉमन डिफरेंस, जैसे बाइनरी फिजन 2 बनाता है, मल्टीपल कई बनाता है, बाइनरी फिजन फेवरेबल सीजन में होता है, मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल सीजन में होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो कि बाइनरी फिजन में पूरा पेरेंट डिवाइड करके 2 बन जाता है, यानी कुछ भी पेरेंट का वेस्ट नहीं बचता, यानी नो रेसिड्यूअल बॉडी फॉर्म्स, नो रेसिड्यूअल बॉडी फॉर्म्स। बट ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन ये पेरेंट का पूरा टुकड़ा रह जाता है, इसके अंदर से सारे न्यूक्लियाई निकल जाते हैं, ये इसका पार्ट रह गया ना, दिस इज रेसिड्यूअल बॉडी, दिस इज रेसिड्यूअल बॉडी। सो मल्टीपल फिजन में रेसिड्यूअल बॉडी बनते हैं, बाइनरी फिजन में रेसिड्यूअल बॉडी नहीं बनता, पेरेंट 2 टुकड़े में टूट जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेरेंट का डेथ नहीं हुआ, ये मरा कहाँ, ये तो डिवाइड करके 2 बन गया, तो पेरेंट की डेथ तो नहीं हुई। सो जो बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको इमॉर्टल समझते हैं, यानी वो मरते नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो ये फिजन था। दूसरा है बडिंग, नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग में बॉडी के ऊपर, सपोज ये हाइड्रा में होता है, दिस वन इज हाइड्रा, तो बॉडी के ऊपर यहाँ पर माइटोसिस होते होते इसने क्या किया, डिवीजन करके एक आउटग्रोथ बना लिया, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। और ये बड क्या हो गया, धीरे धीरे ये डेवलप कर गया और डेवलप करके ये पेरेंट्स से सेपरेट हो गया और इस तरह से क्या हो गई, इस तरह से डॉटर का फॉर्मेशन हो गया। तो बॉडी पर माइटोसिस कहीं पर हुआ और माइटोसिस के बाद वो डेवलप कर गया, डेवलप करके एक आउटग्रोथ के जैसा दिखने लगा, दैट आउटग्रोथ इज बड। बड फर्दर ग्रो किया और फिर पेरेंट्स से सेपरेट होकर के इंडिविजुअल बन गया, एग्जाम्पल इज हाइड्रा, एग्जाम्पल इज हाइड्रा। तीसरा क्या लिखा था, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कॉमन है हमारे पास प्लांट्स में, स्पेशली इन ग्रीन एल्गी, स्पेशली इन ग्रीन एल्गी। ऐसे ये ऐसे इसके पास ग्रीन एल्गी में एक एग्जांपल होता है स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा एक ग्रीन एल्गी है, इसका बॉडी इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का बना होता है। वाटर करंट के कारण कभी कभी ये फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं और जब फ्रेगमेंट टूटता है तो ईच फ्रेगमेंट बिहेव्स एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट and each fragment develops as individual organism. Example is Spirogyra. Next is regeneration. Next type is regeneration. So what is regeneration? Next is regeneration. Regeneration का मतलब, regeneration हमारे पास एक खास मेथड है जिसको रिप्रोडक्शन से ज्यादा मेथड ऑफ रिपेयर मानते हैं। जैसे लिजार्ड में कभी आपने देखा होगा कि लिजार्ड टेल, लॉस्ट टेल रीजेनरेट्स, ये फिर से बन जाते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास रिपेयर हुआ कि जो टूटा हुआ टुकड़ा था वो बन गया, ना कि टेल से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। सो रिपेयर का एक मेथड होता है, लेकिन कहीं कहीं पर रीजनरेशन के थ्रू हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं, जैसे स्टारफिश। स्टारफिश के पास ये स्टारफिश होता है, ये इसके आर्म्स होते हैं। स्टारफिश का स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर में सेल्स होते हैं, इसमें कुछ खास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये पावर होता है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले। अगर स्टारफिश का ये टेल यहाँ से ये आर्म टूटा तो सिर्फ ये आर्म डेवलप होगा, यानी सिर्फ रिपेयर होगा,
लेकिन अगर ये आर्म यहाँ से सेंट्रल सेल्स को लेकर फूटा तो ये सेंट्रल सेल कंटेनिंग आर्म क्या कर जाएगा, पूरा स्टारफिश बन जाएगा। यानी रीजनरेशन में या तो हम लॉस्ट पार्ट को बनाते हैं, अगर उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स आते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं इसको कहते हैं स्टेम सेल्स। तो अगर स्टेम सेल्स आ गए तो फिर वो, अगर स्टेम सेल्स आए तो आर्म से पूरा स्टारफिश बनेगा, अगर स्टेम सेल्स नहीं आए तो सिर्फ आर्म का रीजनरेशन होगा, सिर्फ आर्म का रिपेयर होगा। सो दिस इज रीजनरेशन। नेक्स्ट व्हाट इज, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन occurs in algae, fungi, etc. So स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास कॉमन है एल्गी एंड फंगी। इसमें माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे सीड्स बनते हैं ना, तो सीड्स को मिट्टी में डालो तो प्लांट बन जाता है, तो वो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कुछ वैसा ही एसेक्सुअल, मतलब दो पेरेंट की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ डिवीजन का प्रोडक्ट है, और एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जब सॉइल पर या सुटेबल मीडियम पर गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। दो टाइप का स्पोर बन सकता है, मोटाइल बना मतलब चल फिर सकता है, तो उसके पास फ्लैजेला होगा, एग्जाम्पल है जू स्पोर। और कभी कभी नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी बिना फ्लैजेला के स्पोर बनता है, तो नॉन मोटाइल स्पोर बना तो उसको कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कोनाइडिया, एग्जाम्पल है कोनाइडिया। तो ये दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन एल्गी फंगी करता है, जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, यानी सीड के जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन एसेक्सुअली बना है, और ये माइटोसिस के थ्रू बना है, और जब सॉइल पर या सुटेबल मीडियम पर ग्रो करता है तो ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलो।